हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए आप जो है हिंदी, उसके बाद सीडीपी है और गणित की क्लासेस आप कर रहे थे, ठीक है। आपकी संस्कृत की क्लास भी स्टार्ट हो ही गई है और ये आपका आप शुरू होने जा रहा है विज्ञान की क्लास, ठीक है। और विज्ञान की क्लास लेंगे आपके भूपेंद्र सर, जैसा कि एक बार मैंने परिचय आपसे कराया ही है, ठीक है। तो आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो विज्ञान की पहली क्लास होगी। इसमें आपको सबसे पहले सिलेबस का थोड़ा सा परिचय कराया जाएगा और ये आपकी क्लास जो है ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होने वाली है, ठीक है ना। पेपर 1 के ईवीएस सेक्शन में मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तक आए हैं, तो वो भी आपके यहीं से फंस जाएंगे, ठीक है। और पेपर 2 के सारे क्वेश्चन आपको इस क्लास से फंसने वाले हैं, जो हमारे यहाँ साइंस की क्लास चल रही है। तो आपको जितनी भी क्लासेस है वो एकदम बेस्ट फैकल्टी के द्वारा दी जा रही हैं। तो आप लोग एकदम इत्मीनान से आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और मन में एकदम दुविधा मत रखिए कि ये यूट्यूब पे क्लास मिल रही है तो एप्लीकेशन वाले से गड़बड़ होगी ना। मैं ये चीज आपको एप्लीकेशन पे देना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वहां पे चार्ज मैं नहीं लगाना चाह रहा, ठीक है। इसलिए आपको यूट्यूब पे दी जा रही है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कंटेंट में कहीं आपको जरा सी भी कमी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो आप लोग एकदम इत्मीनान से, अभी सर जैसे सिलेबस आपको थोड़ा सा बताएंगे तो आप सिलेबस नोट कर लीजिएगा, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसको आप टिक मारते जाइएगा। और मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ कि आपको कैसे सिलेबस नोट करना है। सिलेबस होना चाहिए, ठीक है ना। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, टिक मारने के लिए एक खाना, उसके बाद एक बनाइए आप रिवीजन के लिए, कितनी बार किया उतना निशान लगाइए, और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए। ये काम आपको करना है अगर आपको सफल होना है तो, ठीक है ना। तो आज की क्लास आपकी शुरू करेंगे हमारे भूपेंद्र सर। और बिल्कुल सर, बहुत बहुत स्वागत है। और अब जो है ये मंच और ये बच्चे आपके हवाले, और आप एकदम बेहतर इतना बढ़िया पढ़ा दीजिए कि ये लोग छोड़ के इधर उधर होने का नाम ही ना लें, ठीक है। थैंक यू सर। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी साला 2.0 के ऑफिशियल चैनल पर। जैसा कि अंकित सर ने बताया, सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो साइंस पढ़ाने के लिए मौका दिया। दूसरी चीज़ है कि सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस कराएंगे कि सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 में क्या है। बेसिकली हमारा जो टारगेट है पेपर 2 को लेकर है, क्योंकि साइंस का जो वेटेज है 30 नंबर का वो पेपर 2 में ही है। तो कुछ पोर्शन ऐसे आते हैं जैसे कि आपका कुछ कुछ टॉपिक कॉमन होते हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 से मिक्स होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में भी वो टॉपिक आ जाते हैं। तो वो जो पेपर 2 में जो हम पढ़ाएंगे वो आपको इन्वायरमेंट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब सिलेबस आपको नोट करना है, तो बहुत ज़्यादा सिलेबस के बारे में डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक सरसरी निगाह से कह सकते हो कि देखेंगे। बाकी आप स्टडी साला 2.0 के ऑफिशियल चैनल पे टेलीग्राम पे आप जुड़ के वहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम आज का आगाज करते हैं अपनी क्लास का, जो साइंस की क्लास होगी। तो सबसे पहले हम सिलेबस के वो देखेंगे कि हमारा पेपर 2 में क्या क्या है, ठीक है। तो हम सिलेबस की अगर बात करें तो जैसे भी सिलेबस दैनिक जीवन में विज्ञान, मतलब दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान एवं एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक, प्रक्रिया, सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति। फिर ये वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण, जैसे जो भी बॉटनी वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे, दरअसल क्या है ना, बायोलॉजी में 2 पार्ट हमारे रहेंगे, उससे पढ़ेंगे हम जूलॉजी और बॉटनी। तो ये बॉटनी वाला पार्ट रहेगा, बॉटनी के वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जंतुओं एवं पौधों में परिवर्तन, ठीक है। अब जैसे बात करें कि जंतु की संरचना व कार्य, जंतुओं की संरचना कैसे होती, क्या कार्य हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनको उनका क्लासिफिकेशन क्या है ना, उनका वर्गीकरण, कोशिका से अंग तंत्र तक, जैसे कि सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये बेसिक हैं। जैसे डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, फसल उत्पादन, है ना, जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं, प्रोडक्शन वगैरह होता है, इसको भी पढ़ेंगे। तो ये कह सकते हो कि ये वाला टॉपिक आपका
ईवीएस में भी आ जाएगा। जब भी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कौन सा टॉपिक ईवीएस में आएगा पेपर 1 के लिए, ठीक है ना। नाइट्रोजन चक्र रहेगा, जंतुओं में पोषण, ठीक है, और पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधों, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, ठीक है, कौन कौन से जंतु हमारे लिए लाभदायक हैं, जीवों में जो रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रेशन होता है, कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे। ये आपके सिलेबस में है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं है। एक टॉपिक गलती से यहाँ पे ऊष्मा एवं हीट एंड टेम्परेचर वाला यहाँ पे आ गया है, तो ये फिजिक्स का ही टॉपिक है। तो आपका जो मेजरमेंट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, चुंबकत्व मैग्नेटिज्म है, गति, बल एवं यंत्र, ऊर्जा, फिर इसी में कंप्यूटर आ जाता है। हालांकि ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक है, कंप्यूटर के सारा नहीं, कुछ टॉपिक है जो ऐड किए गए, एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो ध्वनि हालांकि मेंशन कर दिया है, तो स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, ठीक है ना। यहाँ पे हम ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वही है आपका लाइट, ठीक। अब ये आपका फिजिक्स का पार्ट हो गया, फिजिक्स का एक पार्ट ये भी रहेगा इसमें। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर हैं आपके फिजिक्स के, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, ये वाला पॉइंट आप कह सकते हो कि जैसे कि बायो में भी रह सकता है, इन्वायरमेंट में भी जाएगा। तो वायु गुण, संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव, जल, आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल संरक्षण, पदार्थ, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, मतलब जो भी पदार्थ बनते हैं या उनकी प्रकृति कैसी होगी, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनकी संरचना क्या होगी, मैटर के बारे में, उन चीज़ों को हम बताएंगे। पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, जो भी चेंजेस आते हैं, जो फिजिकल एवं केमिकल चेंजेस आते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। हम एसिड, बेस और साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये केमिस्ट्री वाला पार्ट है हमारा, ठीक है ना। तो अम्ल, क्षार और लवण, ठीक। मानव निर्मित वस्तुएं जैसे प्लास्टिक है, कांच है, साबुन है, हर कोई यूज करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से मटेरियल वगैरह यूज करते हैं। मृतिका है, खनिज एवं धातु, ये भी आपका केमिस्ट्री का ही पार्ट है ना। मिनरल्स एवं मेटल्स, कार्बन एवं उसके यौगिक, जो भी कार्बन है उसके यौगिक क्या क्या हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, है ना। आपने देखा होगा कि बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है, यहां से प्रश्न आए हैं 3, बीपीएससी का वैसे तो 3 पेपर हुए हैं, 1 2 3, लेकिन एक कैंसिल हो गया था, 2 बार हुआ। तो मैं ये कहता था जितनी बार पेपर हुआ आप देखिएगा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, एनर्जी से वहां से क्वेश्चन आए हैं। आगे चलते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पेडागोजी का है, खंड खा, क्योंकि आपके टेट के पेपर 2 में नहीं आता है, लेकिन इसको भी पढ़ाया जाएगा लास्ट में, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला पार्ट है, तो टीचिंग मेथोडोलॉजी पे हम फोकस ज़्यादा नहीं करेंगे। हमारा जैसे विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना है, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, मतलब जो हमारा नेचुरल साइंस है उसका एम क्या है, उसका, है ना, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। लेकिन हमारा ये मेथोडोलॉजी होगी कि बच्चों को आखिर हम कैसे सिखाते हैं, है ना, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, एकीकृत दृष्टिकोण, प्रेक्षण, प्रयोग, अन्वेषण, विज्ञान की पद्धति, अभिनवता, पाठ्यचर्या, सामग्री, सहायता और सामग्री, मतलब ये हमारे हो गए। तो सिर्फ हमारे सिलेबस थे। फिलहाल आप सिलेबस डाउनलोड करके अपने नोट्स में सबसे पहले सिलेबस मेंशन कर लीजिएगा। जो जो हम टॉपिक पढ़ाते जाएंगे उसको आप टिक करते रहिएगा। जैसे आज का हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, अगर बात करें कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो साइंस है वो कहाँ से लिया गया, एक लैटिन शब्द है। साइंस एक लैटिन शब्द है जो साइंटिया से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है नॉलेज, अर्थात ज्ञान, जिसका अर्थ होता है नॉलेज, ठीक, जिसका मीनिंग होता है ज्ञान। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइंस का मीनिंग क्या होता है, तो ज्ञान होता है जो एक साइंटिफिक वर्ड है, जो लैटिन भाषा का एक शब्द है, साइंटिया से लिया गया। अब चूंकि ब्रांचेज ऑफ साइंस की अगर हम बात करें, ब्रांचेज ऑफ साइंस, ठीक है ना, ब्रांचेज ऑफ साइंस, ब्रांचेज ऑफ साइंस मतलब कि विज्ञान की शाखाएं। एक्चुअल में विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, एक तो है नेचुरल साइंस, एक है फिजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस में हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री आ जाता है, और जो नेचुरल साइंस है उसमें हमारा बायोलॉजी आ जाता है, ठीक है ना। ये हमारा जो प्राकृतिक विज्ञान है इसे हम कहेंगे नेचुरल साइंस, ठीक है बात यहाँ तक।
नेचुरल साइंस। आप आराम से देखते चलिए, सब कुछ समझ में आएगा। जो भी साइंस से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम होंगे सारे कवर होंगे, बस आप देखते चलिए आराम से। ठीक। अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें, मतलब कि जो आपका फिजिकल साइंस है, तो इसके दो पार्ट हैं, एक तो फिजिक्स है और एक है केमिस्ट्री। तो अगर हम भौतिक की बात करें, जैसे कि सपोज दैट घर में हमारे बहुत सारे जो, जैसे ये बोर्ड चल रहा है तो इसमें कैसे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चल रहा है, तो ये हमारा फिजिक्स का पार्ट हो जाता है। ठीक है ना। हम लोग क्या अपना भोजन ले रहे हैं, ठीक है ना, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसका पाचन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है, तो ये सब क्या है, ये सब केमिकल रिएक्शन है एक प्रकार, तो वो रसायन का पार्ट आ जाता है, मतलब कि रसायन विज्ञान का पार्ट आ जाता है। ठीक है ना। समझ में आई बात। आगे एक एक चीज डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये कहा कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। अब हम पहले तो जीव विज्ञान की बात करेंगे, एक्चुअल में जीव विज्ञान की बात करेंगे। ठीक है ना। अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो इसको कैटेगराइज किया गया है, जीव विज्ञान जिसे हम कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है। अब बायोलॉजी जो है ना, वो सॉरी, एक मिनट एक मिनट। हाँ, जो बायोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो बायो मीन्स होता है लाइफ, बायो मीन्स लाइफ होता है, लॉजी, वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, 1 मिनट, जो बायोलॉजी है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है। तो यहां पे हम बायोलॉजी को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, बायोस और लोगोस। लोगोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ, बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, स्टडी। तो लाइफ मीन्स जीवन, लाइफ मीन्स जीवन, मतलब जो जीवन का जो अध्ययन होता है। अब यहां पे हम क्या कहेंगे, अध्ययन कहेंगे। ठीक है। तो जो जीवन का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजी कहां से आया है, ग्रीक शब्द है। अब बायोलॉजी जो शब्द है ये किसने दिया है, तो हमने बताया है आपको कि लैमार्क ने दिया है। किसने, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने दिया है। ट्रेविरेनस ने, दो व्यक्तियों ने दिया है। अब चूंकि बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटा गया है, अगर हम कहें कि बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं, तो शाखाओं में दो शाखाएं। जैसे क्योंकि हमने क्या कहा कि बायोलॉजी क्या है, तो जीवन का अध्ययन है ना। तो जीवन किसके है, पेड़ पौधों में भी है और इंसानों में भी, मतलब कि एनिमल में भी है। इंसान एक प्रकार का एनिमल ही है। तो हम अगर एनिमल की बात करेंगे जब भी, तो हम लोग भी किस में आएंगे, उसी में आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि अलग से हमारी गिनती होगी मानों में। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि हम दो यहाँ पे पढ़ेंगे, दो पार्ट में बांटा गया है। इसका मतलब है कि बॉटनी मतलब कि वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और दूसरा हमारा जो पार्ट है वो है जीव विज्ञान, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। इसमें हम जीवों का अध्ययन करेंगे, अर्थात एनिमल का अध्ययन करेंगे, ऐसा मैं कह सकता हूं। एनिमल में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है ना। यहां पे वनस्पति का अध्ययन करेंगे, बॉटनी, जिसे हम क्या कहेंगे, बॉटनी, बॉटनी। अब चूंकि पूछा जाए कि जैसे कि जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान जो शब्द है किसने दिया, लैमार्क एवं ट्रेविनेरस ने, तो मैंने कहा कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, इसके जनक कौन है, जरा कमेंट करके बताएं। तो जनक की बात करेंगे तो यहां पे होंगे हमारे अरस्तु। कौन होंगे, अरस्तु। इंग्लिश में लिखते हैं इसको बेटा एरिस्टोटल। क्या लिखते हैं, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल लिखते हैं। ठीक है ना। क्या लिखते हैं, एरिस्टोटल। जैसे जीव विज्ञान की खोज किसने किया, जनक कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी, अगर मैं कहूं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो आप कहेंगे अरस्तु या एरिस्टोटल। वैसे ही मैंने कहा कि फादर ऑफ मतलब कि जनक, किसके, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेटस। कौन है,
थियोफ्रेटस। बात ठीक है यहाँ पे। अब हमने पूछा कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी यहाँ बता दिया है आपने जीव विज्ञान के, तो वही सेम आ जाएगा आपका। इसका मतलब ये है कि सॉरी, यहाँ पे हम एक बात करेंगे, जो जीव विज्ञान की बात करेंगे यहाँ पे, तो वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान की हम बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हाँ ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे वनस्पति विज्ञान, सॉरी यहाँ पे एक चीज क्या था, जंतु विज्ञान। क्या था? जंतु विज्ञान। अब हम पूछेंगे कि जंतु विज्ञान को हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजी, ठीक है ना। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है, इनके जनक की बात करेंगे तो बताइए जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु ही है। जनक कौन है, अरस्तु ही है। एरिस्टोटल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, एरिस्टोटल, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई कि जीव विज्ञान एक ग्रीक शब्द है, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसके दो, इसका अर्थ होता है जीवन का अध्ययन करना, बायोस और लोगोस। इसकी दो शाखाएं हैं, एक वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेटस है, और जंतु विज्ञान के जनक कौन है, एरिस्टोटल है। ठीक है, बात यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, नोट डाउन कर ले आराम से, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं कि हमने यहाँ पे जो कि बता दिया है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। शब्द जीव विज्ञान, जो शब्द जीव विज्ञान है वो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। बात ठीक है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, एक मिनट। हाँ, अब जीव विज्ञान के बारे में जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, अब हम बात करते हैं जैव प्रक्रम क्या है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी कोई कुछ होगा, जैसे हमारी बॉडी बनेगी, तो हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन होना जरूरी है, रेस्पिरेशन होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे बायोलॉजी के, मतलब मैं ये कहूंगा, इस पॉइंट को मैं अभी थोड़ा, इसको मैं ऐसे करता हूं यहाँ पे, एक मिनट। तो मैं जो बायोलॉजी की बात करूंगा अगर मैं, तो यहाँ पे होगा क्या कि इसके हम लक्षण की बात करेंगे। किसकी? लक्षण की बात करेंगे, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे कि बायोलॉजी में क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करूंगा मैं, तो ये कहूंगा कि सबसे पहले तो आपका होना चाहिए श्वसन। क्या होना चाहिए? श्वसन, जिसे हम कहेंगे रेस्पिरेशन। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब रेस्पिरेशन के बाद क्या, जब आप रेस्पिरेशन, अगर आप कोई भी लिविंग है, लिविंग थिंग है, तो सीधी सी बात है रेस्पिरेशन करेंगे। जब रेस्पिरेशन करेंगे तो आपका ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? यस, होगा, अर्थात आपकी वृद्धि होगी, ठीक है। और जब वृद्धि होगी, तो जैसे कि वृद्धि होगी तो आप हाथ पैर चलाएंगे, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चला रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? लोकोमोशन हुआ, लोकोमोशन हुआ, ठीक है ना, जिसे हम कहेंगे प्रचलन, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रचलन। चौथा पॉइंट हमारा क्या आएगा? एक्सक्रेशन, ठीक है ना। अब हम एक्सक्रेशन में क्या कहेंगे? एक्सक्रेशन, जो हमारा क्या रहेगा? उत्सर्जन, उत्सर्जन होगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जीव विज्ञान के जो लक्षण है, मतलब उनकी विशेषताएं क्या है। अगर कोई व्यक्ति, कोई एनिमल है, तो श्वसन करेगा, यस। अगर श्वसन करेगा तो उससे वृद्धि होगी, यस। उसमें अब वृद्धि होगी तो वो प्रचलन करेगा, मीन्स वो चलेगा, हाथ पैर चलाएगा कि नहीं चलाएगा? यस, चलाएगा। उसके बाद एक्सक्रेशन करेगा कि नहीं करेगा? यस, करेगा। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ओवरऑल, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि लाइफ प्रोसेस, मतलब कि जैव प्रक्रम। इसी प्रोसेस को कहा जाता है जैव प्रक्रम। इसका मतलब ये है कि बायोलॉजी में जो हम पढ़ेंगे उसके लक्षण जो हैं वो जैव प्रक्रम है। यहां तक बात क्लियर है, समझ में आई कि जैव प्रक्रम क्या है? चलिए आगे चलते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। अब हमारा जो चैप्टर आता है बायोलॉजी का आज, जो आपके सिलेबस में है, जैसा कि आपने देखा होगा कि पादप पोषण, जिसे प्लांट न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब सबसे पहले तो देख लीजिए कि एक्चुअल में प्लांट न्यूट्रिशन है क्या, ठीक है ना। इसका प्लांट न्यूट्रिशन, ठीक है ना। अब पादप पोषण की बात करें, मैंने कहा कि प्लांट, प्लांट मीन्स पौधे,
और न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। तो जहाँ पे पौधों का पोषण होता है उसे कहा जाता है प्लांट न्यूट्रिशन। हमारा जो आज का टॉपिक है, जो चैप्टर है बायोलॉजी का, यही चैप्टर है, ठीक है ना, पादप पोषण। अब हम बात करेंगे कि जो प्लांट न्यूट्रिशन है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि जो पौधे हैं एक्चुअल में वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज है कि इनमें कौन सी धातुएं होती हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है कि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं तो कैसे देते हैं, ये जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या है, ठीक है, ये थाइलाकॉइड्स क्या है, ग्रेनम क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन कराएंगे। आप भी अपने साइड से क्वेश्चन ले लीजिएगा, कहीं से भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट करके जरूर एक बार बताइएगा कि सर आपने बताया, पढ़ा दिया थ्योरी, लेकिन आपके क्वेश्चन बने नहीं, जरूर एक बार कमेंट करिएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। तो मैंने क्या कहा कि पादप पोषण की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे प्लांट न्यूट्रिशन। पौधों का पोषण ही क्या कहलाता है, प्लांट न्यूट्रिशन, ठीक है ना। अब चूंकि हम पौधों की बात कर रहे हैं तो पौधे होते कैसे, इनका नेचर कैसा होता है। तो हमने कहा कि पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब आप जानते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ, ठीक है ना। ऑटो मीन्स होगा सेल्फ, बेटा ध्यान देना, ऑटो का मीन्स क्या होगा, सेल्फ, और ट्रॉफ मीन्स होता है न्यूट्रिशन, जो अपना पोषण। तो मैं यहां कहूंगा कि स्वयं, मेरी बात ध्यान से सुनते रहिएगा। अब अगर मैंने कहा कि पौधे स्वपोषी होते, स्वपोषी का मतलब क्या है, तो हमने कहा कि ऑटोट्रॉफ। ट्रॉफ क्या है, चूंकि ये रूट वर्ड है, अगर आपने इंग्लिश पढ़ा है तो उसमें देखा होगा रूट वर्ड है। तो मैंने कहा सेल्फ मीन्स स्वयं और ट्रॉफ मीन्स पोषण। ट्रॉफ मीन्स पोषण। तो ऑटोट्रॉफ जो अपना पोषण स्वयं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पौधे कहते हैं, ठीक है ना। इसकी मीनिंग समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब किस प्रक्रिया के थ्रू पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पहले इस बात को समझना होगा। ऐसा तो है नहीं, तो हम ये कहेंगे कि जब हम इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पेड़ पौधे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब पेड़ पौधे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे बाहर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट से क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और चूंकि इनकी जड़ें हैं, जड़ें कहाँ हैं, मिट्टी में है, अर्थात सॉइल में है। किसमें है बेटा, सॉइल में है। तो मैं ये कहूंगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से लिया गया, एनवायरमेंट से लिया गया, और H2O कहाँ से लिया गया, सॉइल से लिया गया। ठीक, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि इसको लिया गया एनवायरमेंट से, ठीक है ना, और ये कहां से लिया गया, सॉइल से। बात ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने सनलाइट के थ्रू, सनलाइट जिसे हम कहेंगे प्रकाश, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, प्रकाश, ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश। तो यहां से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। जो एनर्जी मिलेगी वो क्या होगा, पर्णहरित, पर्णहरित, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोफिल। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। मैंने क्या कहा कि जब इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, H2O लेंगे कहां से, सॉइल से, और हमें सनलाइट के थ्रू एनर्जी मिलेगी, तो वो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, मतलब कि अवशोषित हो जाएगी। अवशोषित होगी, कहां अवशोषित होगी, पर्णहरित में। ध्यान दीजिएगा। फिर पौधे अपना क्या बनाएंगे, C6H12O6 ग्लूकोज के फॉर्म में पौधे अपना भोजन बनाएंगे। तो ये क्या बन गया, ग्लूकोज हो गया, और यही हो गया पौधों का भोजन, यही हो गया पौधों का भोजन, ग्लूकोज। और हमें क्या देंगे, ऑक्सीजन मुक्त करेंगे, अर्थात रिलीज करेंगे। तो मैंने ये कहा कि पौधों ने अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, H2O लिया, और सनलाइट के थ्रू एनर्जी लिया। एनर्जी के साथ हमने क्या लिया, पर्णहरित, जो कि वहां पे एब्जॉर्ब हुई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवश्यक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या है, तो आप यहां से बता सकते हैं कि CO2, H2O और सनलाइट, और क्या है, पर्णहरित या क्लोरोफिल, ठीक है ना, इसका इंग्लिश नेम है ये। ठीक, तो हमारा भोजन बनेगा, और फिर क्या होगा, ये ऑक्सीजन मुक्त होगी, जो हम लोग ऑक्सीजन लेकर जिंदा हैं आज। बात समझ गए कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, जैसा हमने अभी कहा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्रियां अभी मैंने बता दिया, क्या क्या है भाई, CO2 है, और क्या है, H2O है, और क्या है, सॉरी कॉमा लगा के करूंगा मैं, एक मिनट, हाँ, H2O है, CO2, H2O,
कॉमा, फिर मैंने क्या बताया, सनलाइट, सनलाइट है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कह दें, या इसी को हम कहते हैं पर्णहरित, इसका हिंदी में नेम है। आगे इसके बारे में बताएंगे कि एक्चुअली में पर्णहरित है क्या। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या है? कच्ची सामग्री का मतलब ये है कि आप स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ पे मैंने बात किया, देखो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, H2O लिया, तो यहाँ पे सनलाइट लिया था, तो मैं ये कहूंगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्ची सामग्री की बात कर रहा है, तो पहले सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इन्वायरमेंट से हम कार्बन डाइऑक्साइड लें और सॉइल से पानी ले लें, फिर उसके बाद जो करेंगे तो आपका आंसर इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2 और H2O, ठीक है ना। अब जब पौधे अपना भोजन बनाए, किस विधि से, प्रकाश संश्लेषण विधि से, किस फॉर्म में बनाए, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो आपसे पूछा जाए अगर कि पौधे अपना भोजन किस फॉर्म में बनाते हैं, किस रूप में बनाते हैं, तो आप कहेंगे ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हम लोग क्या है कि कहते हैं कभी कभी बहुत मोटे हो गए खा के आजकल, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये होता है कि जितनी एनर्जी मुझे चाहिए उतनी मिल रही, उसके बाद हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है। जैसे आप बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं आजकल, तो सपोज दैट कोई व्यक्ति है अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहा है जो बॉडी के लिए हेल्पफुल है, जंक फूड की बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्या होगा, धीरे धीरे मोटा हो जाए, कहेगा आजकल मैंने ज़्यादा खाया तो मैं मोटा हो गया, ठीक है ना बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो मैं ये कहूँगा कि जब हम मोटे हो गए, इसका मतलब ये है कि जितनी एनर्जी मुझे चाहिए थी वो मिली, बाकी जो ऊर्जा हम लिए वो फैट के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर हो गई। वैसे ही पौधे अपना भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने के बाद वो अतिरिक्त अतिरिक्त ग्लूकोज को स्टार्च या मंड के रूप में संचित कर देते हैं। अर्थात वो करते कहाँ हैं, इसका मतलब ये है कि पौधे अपना भोजन बनाने के बाद पेड़ पौधों के पत्तियों में, हरी सब्जियों में एवं फलों में क्या कर देते हैं, उसको संचित कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि दुनिया में एक ही ऐसी चीज है जो खुद के लिए और दूसरे के लिए भी सहारा बना हुआ है, वो मात्र एक चीज है, वो क्या है, पेड़। कि अपने लिए तो बनाता ही बनाता है, हम लोगों के लिए भी बनाता है, और किस फॉर्म में, स्टार्च को ही हम क्या कहते हैं बेटा, मंड कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो आगे चलते हैं। फिर मैंने कहा कि पौधों का संचित भोजन है क्या। अभी मैंने बता दिया कि पौधे ग्लूकोज से अतिरिक्त जो भोजन बनाएंगे उसको किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, स्टार्च या मंड के फॉर्म में, ठीक है ना। बताओ भाई, समझ में आ रहा है? फिर मैंने कहा जंतुओं का संचित भोजन क्या है। तो अभी तो मैंने क्या कहा कि जैसे हम लोग हैं, जब कोई चीज ज्यादा एनर्जी लेते हैं तो हम मोटे हो जाते हैं, तो मोटे होने का मतलब हमारे बॉडी में फैट बढ़ गया है। तो एक सिंपल सा, जब कुछ नहीं याद है तो मैं ये कहूंगा कि हम लोग जब एक्स्ट्रा एनर्जी लेते हैं, फूड, कार्बोहाइड्रेट, तो वहां पे हमारा जो संचित भोजन होगा वो क्या होगा, फैट होगा। दूसरी चीज क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा। क्या होगा, ग्लाइकोजन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतुओं मीन्स एनिमल, हम लोग भी उसी में आ जाते हैं, जंतुओं का संचित भोजन क्या है, तो आप कहेंगे फैट या ग्लाइकोजन। अब सवाल आता है कि दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप इसको टिक करेंगे ग्लाइकोजन के। बात ठीक है ना। अगर ग्लाइकोजन नहीं है तो किसको करेंगे, फैट करेंगे। सपोज दैट आप बीपीएससी का पेपर देने गए तो वहां 5 ऑप्शन आ जाएगा, एक रहेगा इनमें से कोई नहीं है, एक रहेगा एक से अधिक, फिर क्या करेंगे, तो आप दोनों को लगाएंगे, मतलब एक से अधिक, फैट और ग्लाइकोजन। क्यों, क्योंकि जंतु जो हैं उनका जो संचित भोजन है फैट और ग्लाइकोजन है। बात क्लियर हुई कि नहीं? आगे चलते हैं। कवक, कवकों का संचित भोजन क्या है। कवकों का जो संचित भोजन है, कवकों का जो संचित भोजन है वो ग्लाइकोजन है। क्या है बेटा, ग्लाइकोजन है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि स्टार्च का परीक्षण। स्टार्च मतलब मंड, स्टार्च मतलब मंड मीन्स ये हो गया कि हम कैसे जानेंगे कि कोई भी पदार्थ हमारे पास है उसमें स्टार्च की मात्रा है या नहीं। परीक्षण का मतलब, टेस्ट का मतलब यही हुआ। तो जब भी कोई पील्ड पोटैटो है, मतलब कटा हुआ आलू है, जैसे कि एक कटा हुआ आलू है, उस कटे हुए आलू पर जब हम नमक डालेंगे, मतलब कि आयोडीन जिसे हम कह सकते हैं, उस कटे हुए आलू पर जब हम नमक डालते हैं
तो वो कैसा रंग शो करता है? अगर वो गहरा, यदि वो गहरा नीला एवं हरा रंग अगर देता है तो हम कह देंगे कि उसमें स्टार्च या मंड उपस्थित है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्टार्च का परीक्षण कैसे किया जाता है, तो आप कहेंगे कि आयोडीन से। बताओ भाई, बात यहाँ तक क्लियर है? अगर ठीक है तो आगे बताइए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया है? चलिए, फिर मैंने कहा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। देखो, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण है करता कौन है। भाई सीधी सी बात है, पौधे करते हैं। अब पौधे करते हैं तो हम पहला प्रश्न यही, हमारा जो आंसर होगा ये होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो पौधे के हर भागों में होती है। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं यहाँ पे बताऊंगा, इसको आराम से देखिएगा। तो कहाँ होगी? पौधे के हरे भागों में, हरे भागों में। अब आप सीधी सी बात है, पौधों के हरे भाग क्या होते हैं? तो आप कहेंगे पत्तियां होती हैं सर। क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं। ठीक है ना। अब जो पत्तियां हैं, एक्चुअल जब हम पेड़ ऐसे बना देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो जब मैं ये कहूंगा ये ऐसे, ठीक है, तो चूंकि किसी चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, एनिमल और प्लांट का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये मैं कह सकता हूं कि जो इनका स्ट्रक्चर बना है वो किसके द्वारा बना है? सेल के द्वारा। तो पत्तियों में क्या पाया जाता है बेटा? सेल पाया जाता है। और सेल को नाम देंगे हम पादप कोशिका। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, फिर आप समझ जाएंगे सारी बात। सुनते जाइए बस। मैंने क्या कहा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो सीधी बात है कि पौधों में, पौधे के हरो भाग में होती है। तो हरा भाग कौन सा होता है? पत्तियों में होती है। अब पत्तियों में एक भाग होता है क्या? एक पार्ट होता है, चूंकि पत्तियां या पूरा पेड़ कह दो, पूरा प्लांट ही कह दो, कि छोटे छोटे बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब मैंने क्या कहा कि जो ये सेल है, मतलब कि पादप कोशिका है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ध्यान दीजिएगा, इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ये इस फॉर्म में बना रहता है। बात ठीक है? क्लियर है? अब जब मैंने कहा कि जो ये पादप कोशिका है, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स पाए जाएंगे, तो इसी में एक पार्ट पाया जाता है हरित लवक। क्या पाया जाता है? हरित लवक। तो हम कहेंगे, लास्ट में हमारा आंसर होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो हम कहेंगे कि हरित लवक में होती है। कहाँ पे होती है? हरित लवक में होती है। बात क्लियर है कि नहीं? इसीलिए क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा हरित लवक। इसका हमारा आंसर होगा बेटा हरित लवक। बताओ समझ में आया कि नहीं आया कि क्यों हरित लवक में होता? मैंने बता दिया कि पौधों के हरे भागों में, हरे भाग में पत्तियां होती, पत्तियों में क्या होता है? कोशिका होती है, पादप कोशिका। पादप कोशिकाओं में क्या होता है? हरित लवक होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के हरित लवकों में संपन्न होती है, जो कि मैंने लिख दिया। आगे देखो, हरित लवक को कोशिका की रसोई कहा जाता है। क्यों भाई? जहां पे अपना हम भोजन तैयार करते हैं उसे हम रसोई कहते हैं। तो पौधों का भोजन कहाँ तैयार हो रहा है? हरित लवक में। इसीलिए क्या कहा जाता है कि हरित लवक को कोशिका की रसोई भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल। बताओ भाई, क्लियर है? अब आगे बात आती है कि पौधों का हरा रंग किस कारण होता है। क्वेश्चन है मेरा कि पौधों का हरा रंग किस कारण होता है। क्वेश्चन यही है बेटा। ठीक है ना। हम, जैसे कोई व्यक्ति है, पहले तो हम बेसिक समझेंगे, फिर हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कोई व्यक्ति है, सपोज दैट वो व्यक्ति गोरा है, काला है, या कोई चीज है उसका अलग अलग कलर है, तो किसी भी चीज का रंग, जो रंग का निर्धारण होता है, जो रंग का फिक्स होता है, मतलब कि निर्धारण होगा, हम ये कह सकते हैं किसी भी चीज का या किसी भी चीज के रंग का निर्धारण जो होता है वो पिगमेंट के आधार पे होता है। किसके आधार पर? पिगमेंट के आधार पर। पिगमेंट को हम कहते हैं वर्णक। क्या बोलते हैं? वर्णक। या हम कह सकते हैं कि डाई कह सकते हैं। ठीक है ना। क्या कहेंगे? डाई कह सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि जो डाई है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे टमाटर का रंग लाल होता है, क्यों? क्वेश्चन पूछा जाता है, पढ़ेंगे भी आगे हम लोग। तो हम कहते हैं लाइकोपेन की वजह से। ठीक है।
हम कहते हैं कि मूली का रंग सफेद होता है किसकी वजह से? एक पिगमेंट होता है ज़ैंथोफिल, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि हमारा हल्दी का रंग पीला होता है क्यों? तो आप कहेंगे कुरकुमिन। कुरकुमिन क्या है? एक पिगमेंट है। वैसे किसी व्यक्ति का रंग काला है या गोरा है, वो उसके मेलानिन पे डिपेंड करता है। जिस व्यक्ति में मेलानिन की मात्रा, मेलानिन क्या है? हमारे बॉडी में ग्लैंड है, उस ग्लैंड से एक जूस निकलता है, हार्मोन निकलता है, जिसे हम कहेंगे मेलानिन। उस जिस व्यक्ति में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होगी, मेलानिन पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा होगी, वहाँ पे उस व्यक्ति का कलर कैसा होगा? काला होगा। जिसमें मेलानिन की मात्रा कम होगी, उस व्यक्ति के रंग गोरा होगा। लेकिन एक फायदे हैं गोरे काले से। जिस व्यक्ति का रंग काला है, अर्थात उसके अंदर मेलानिन की मात्रा ज़्यादा है, उसमें स्किन कैंसर के चांसेस कम बनते हैं। जो ओजोन लेयर डिप्लीशन जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्किन कैंसर होता है। तो इतना अभी के लिए इतना समझो कि जो व्यक्ति काले होते हैं उसमें स्किन कैंसर के चांसेस कम होते हैं तुलना में गोरे लोगों के, ठीक है ना। तो हम बता दिए कि किसी भी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट में कलर आने का कारण क्या है? पिगमेंट। इसका मतलब पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पौधों का रंग, पौधों के पत्तियों का कह दो कि रंग, पौधे के पत्तियों का रंग, यहां पे हम क्या कह देंगे? पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है? तो कोई पिगमेंट होगा। अब कोई पिगमेंट है तो सिंपल सी बात है, तो हम क्या कहते हैं कि एक थैला है, थैले का नाम है क्या? हरित लवक, है ना, हरित लवक। इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इस थैले के अंदर क्या भरा हुआ है? कोई पिगमेंट होगा, तभी तो इसको रंग प्रदान करेगा। इसका मतलब है इसके अंदर एक पिगमेंट भरा है, उसको हम कहते हैं पर्णहरित। पर्णहरित। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो ध्यान दो, जो पिगमेंट है ये क्या है बेटा? ये पिगमेंट है जो रंग प्रदान करता है। आप चाहे डाई कहो, जैसे आप बूढ़े हो जाते हैं जब आपके बाल पक जाते हैं, हालांकि आजकल तो नई नई एज के लड़कों के बाल पक जा रहे हैं, आंखें खराब हो जा रही हैं। तो दूसरी चीज यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि जो पर्णहरित है वो एक पिगमेंट है जिसे हम कहेंगे वर्णक है। इसका मतलब ये है कि इस वर्णक की वजह से इसने हरित लवक को क्या कर दिया? हरा कर दिया। और इस हरित लवक ने जो क्या किया, उस पेड़ की पत्ती जो है ना उसको हरा कर दिया। तो पूछा गया क्वेश्चन कि पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? तो आपका आंसर होगा हरित लवक के कारण होता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको आप कहीं कहीं पूछ लेता है, ऑप्शन नहीं रहता। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये नहीं रहता कि मान लो सपोज दैट हरित लवक नहीं है तो आप यहाँ पे पर्णहरित लगा देंगे, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए आगे। तो अब समझ में आ गया कि किसी भी चीज का रंग उसके पिगमेंट, किसी पिगमेंट के कारण आता है। इसलिए हम जो पत्तियों का रंग हरा है वो पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल है, पर्णहरित है। हरित लवक की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। चलिए भाई आगे हम बात करेंगे, तो हम कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रकाश फोटोसिंथेसिस होता है, जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सॉइल से H2O लेते हैं, उसके बाद सनलाइट से एनर्जी प्राप्त करते हैं और एनर्जी से हमें फिर ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसका मतलब ये है कि सनलाइट हमें किस प्रकार की ऊर्जा देता है? तो ये साफ साफ लिखा है सौर ऊर्जा देता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपने लिया क्या था? आपने CO2 लिया था, H2O लिया था, और जो सौर ऊर्जा मिली, जो सौर ऊर्जा मिली, इस ये एब्जॉर्ब हुई कहाँ पे? क्लोरोफिल में। कहाँ पे? क्लोरो, बेटा ध्यान देना, क्लोरोफिल और पर्णहरित एक ही चीज है। उसका इसका इंग्लिश क्लोरोफिल है, हिंदी पर्णहरित है, कंफ्यूज मत होना इस बात को लेकर। तो मैंने कहा अब बताओ ये दोनों रिएक्शन करेंगे, मतलब कि रासायनिक रिएक्शन करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे, तो क्या बनेगा? C6H12O6 बन जाएगा। तो आपने क्या देखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा किससे बदल गई? क्योंकि ये है क्या? ये है क्या? ये एक प्रकार की ऊर्जा है। पेड़ पौधों में ऊर्जा है, किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि ये एक प्रकार की ऊर्जा है। तो सीधी से भाई ऊर्जा किसमें मिली हमें? ये रासायनिक ऊर्जा में। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा रासायनिक, रासायनिक ऊर्जा। बताओ भाई क्लियर है कि नहीं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी,
ठीक है ना। पर्णहरित में, अब सीधी सी बात है, पर्णहरित में धातु कौन सा पाया जाता है? एक्चुअल में हम 2-3 आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जल्दी जल्दी आप जो जिनको पता है वो बताएं, कमेंट करें। हमने कहा कि आयरन कहाँ पाया जाता है, मतलब आयरन जो धातु है किसमें पाई जाती है। फिर मैंने पूछा कि जिंक धातु कहाँ पाई जाती है। मैंने पूछा कोबाल्ट धातु कहाँ पाई जाती है। हमारा प्रश्न है कि पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है। तो सीधी सी बात है, मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन, Hb मीन्स हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में ये कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन पाई जाएगी, ठीक है ना। इंसुलिन में क्या पाया जाएगी? इंसुलिन में क्या पाया जाएगा? जिंक पाया जाएगा। कोबाल्ट किसमें पाया जाएगा? विटामिन B12 में पाया जाएगा। इसका मतलब है कि जो मैग्नीशियम है वो कहाँ पाया जाएगा? पर्णहरित में पाया जाएगा, क्लोरोफिल जिसे कहेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाएगी, तो आप कहेंगे मैग्नीशियम धातु पाई जाएगी। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त ऑक्सीजन, चलिए अभी मैंने लिख ही रखा है तो यहाँ पे एक दो बातें डिस्कस कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त ऑक्सीजन, हमने क्या कहा कि जब भी हम प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं तो हमें क्या देते हैं? अपने लिए भोजन बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, लेकिन अपने लिए क्या बनाते हैं? वो अपने लिए भोजन बनाते हैं और हम लोगों के लिए क्या देते हैं? मुक्त ऑक्सीजन, मतलब हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि जो मुक्त ऑक्सीजन है वो आखिर आता कहाँ से? तो हमने ये बताया कि जब हमारा एनर्जी सनलाइट के सौर ऊर्जा के थ्रू एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई क्लोरोफिल में, तो वो जो एनर्जी होगी इस जल को, किसको? जल को, अर्थात H2O को दो पार्ट में ब्रेक कर देगी। किस किस पार्ट में? वो एक तो O2 में, ऑक्सीजन में, और एक किसमें? हाइड्रोजन में, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन है वो कहां से गया? वो पानी से हुआ, यही ऑक्सीजन चला गया कहां पे? इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में चला गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन आया कहां से आया? ये ऑक्सीजन जल से आया। तो यहां पे आपका आंसर होगा बेटा जल। क्या होगा? जल, ठीक है। जल से के माध्यम से आता है। क्लियर है बात? ये पॉइंट भी हो गया। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अवशोषित प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है। अवशोषित प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है। तो सीधी सी बात है, पहले तो ये समझेंगे कि जो पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो पहली बात तो हमेशा दृश्य प्रकाश में ही करते हैं। तो इस बात को मैं लिखूंगा, आप भी लिखिएगा कि पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण दृश्य प्रकाश में करते हैं। पहली बात तो ये याद रखिएगा, दृश्य प्रकाश में करते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। अब चूंकि दृश्य प्रकाश है तो तरंगदैर्ध्य होगी उनकी कुछ, ठीक है ना, वेवलेंथ होगी कुछ। अब तरंगदैर्ध्य कितनी होनी चाहिए? तो मैंने कहा कि 400 से 700 माइक्रोमीटर। माइक्रो को हम लोग लिखते हैं क्या? 10 की पावर माइनस का 9। क्लियर है बात? माइक्रोमीटर या अथवा 4000 से, क्योंकि वेवलेंथ की यूनिट ही होती है क्या? एंगस्ट्रॉन। तो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉन होनी चाहिए। आपसे इसका मतलब पूछा जाए कि पौधे प्रकाश संश्लेषण कितनी तरंगदैर्ध्य में करते हैं, तो आप कहेंगे 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉन तक, ठीक है ना। किस प्रकाश में करेंगे? तो कहेंगे आप दृश्य प्रकाश में करेंगे। अब आगे क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लाइट की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब भाई सीधी सी बात है कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश चाहिए। अब वो चाहे प्रकाश आर्टिफिशियल हो, कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल, जैसे हम लोग अपने घर में क्या करते हैं? लाइट वगैरह लगाए रहते हैं। इसका मतलब है कि दृश्य, क्या ये दृश्य प्रकाश नहीं है? यस, अगर एक कमरा बंद है, उस कमरे को बंद करके उसमें हम लाइट ऑन कर दे तो हमें दिखाई पड़ने लगा, तभी हम कहेंगे कि दृश्य प्रकाश हमें मिल गया। इसका मतलब ये है कि आर्टिफिशियल लाइट में भी, आर्टिफिशियल प्रकाश में भी पौधे प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। तो आपसे पूछा है कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या आप कहेंगे संभव है। क्या है? संभव है। बात ठीक है ना। अब हमारा सवाल आता है, अगला क्वेश्चन है
कि प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। अब डिपेंड करता है कि वो लाइट के ऊपर, हालांकि जो व्हाइट लाइट है, जैसे यही व्हाइट लाइट आ रही है हमारे कमरे में, ट्यूबलाइट जल रही है, जो भी व्हाइट लाइट है, तो व्हाइट लाइट 7 कलर की होती है। मतलब कि व्हाइट लाइट, हम यहाँ पे बात करेंगे सफेद सफेद रंग प्रकाश की, रंग या प्रकाश, सफेद प्रकाश की अगर हम बात करें तो इसमें 7 रंग होते हैं। आपने नाम सुना होगा विवजियोर, ठीक है ना। इसका मतलब वायलेट होता है, इसमें इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। जब भी कोई व्हाइट लाइट अगर पड़ रही है आपके ऊपर, इसका मतलब आपके ऊपर ये 7 लाइट पड़ रही है, 7 लाइट का कलर पड़ रहा है, ठीक है ना। सवाल लेकिन क्या है, सवाल हमारा ये है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। इसका मतलब ऐसे समझेंगे कि कोई वस्तु हमें दिखती कैसे है। आप हमें काले दिख रहे हैं, आप हमें गोरे दिख रहे हैं, आप हमें हरे दिख रहे हैं, नीले दिख रहे हैं, पीले दिख रहे हैं, ठीक है ना। किसी वस्तु का अलग अलग कलर दिख रहा है। इसका मतलब है कि कोई वस्तु जिस प्रकार के रंग को रिफ्लेक्ट करती है उसी रंग की दिखाई पड़ती है। तो इस बात को भी मैं लिख देता हूं कि कोई वस्तु, आप ऐसे समझिए कि कोई वस्तु जिस प्रकार के रंग को जिस प्रकार के रंग को परावर्तित करती है, परावर्तित, कोई वस्तु जिस प्रकार के रंग को परावर्तित करती है उसी रंग की दिखाई पड़ती है। इससे एक सवाल आपके मन में आया होगा और कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले तो मुझे बताओ कि पेड़ पौधे किस कलर के दिखते हैं, तो आप कहेंगे सर हरे दिखते हैं। ठीक है भाई, हरे दिखते हैं, सबको पता है पेड़ पौधे हरे ही दिखते हैं, ठीक है, मोस्टली हरे ही दिखते हैं। तो अगर हरा दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो हरे रंग को, उसके ऊपर जब व्हाइट लाइट, क्योंकि जो हमारा सनलाइट है, एक चीज ये भी ध्यान देना कि जो हमारी सनलाइट है बेटा, वो हमें कैसी लाइट देती है, व्हाइट लाइट देती है, ठीक है ना, व्हाइट लाइट देती है। बात ठीक है। अगर वो व्हाइट लाइट दे रही है तो इसका मतलब उसमें 7 कलर हैं उस लाइट में। वो उसमें कितने कलर हैं, 7 कलर हैं। मैंने कहा जब 7 रंग पड़ गया, एक पेड़ पे जब 7 रंग पड़ा लेकिन पेड़ का रंग मुझे हरा दिखा, इसका मतलब है कि उसने सभी रंग को एब्जॉर्व कर लिया, इन 3 को और इन 3 को एब्जॉर्व कर लिया, और इसको एब्जॉर्व नहीं किया, इसका मतलब ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए मुझे ग्रीन दिखने लगा। तो हमारा यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि जब भी कोई चीज़ ज़्यादा एब्जॉर्व होगी तो मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, सिंपल सी बात है। और जब जो चीज़ कम एब्जॉर्व होगी उसमें कम एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ से बात क्लियर हो गई कि अगर अब इस बात को तो आप पहले ही बता देंगे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो हो रहा है सबसे अधिक किस रंग में होता है और किस रंग में सबसे कम होता है। तो सबसे कम वाला पहले बता देंगे, क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा, ये जो प्रकाश है ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि हरे रंग के प्रकाश में पौधे सबसे कम प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लेकिन लेकिन हमने पूछा कि किस रंग में सबसे ज्यादा करते हैं, तो भाई व्हाइट में सभी आ जाएंगे। इसका मतलब है सबसे ज्यादा व्हाइट लाइट में करते हैं, उसके बाद रेड में करते हैं। उसके बाद रेड में क्यों करते हैं? क्योंकि जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है वो डिपेंड किस पे करती है? प्रकाश की चाल डिपेंड करती है एफ लेमडा। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल सी या बी। वैसे प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो चूंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है बेटा, याद रखना। इसका मतलब जो कांस्टेंट मतलब फिक्स, कांस्टेंट मतलब फिक्स, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो हमारा लेमडा है, जितने भी प्रकाश के जो ये रंग है, मतलब व्हाइट लाइट में जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड हैं, इन सब की अलग अलग तरंगदैर्घ्य है। इसी अलग अलग तरंगदैर्घ्य की वजह से ही इनकी अलग अलग चाल हैं। इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर ध्यान दीजिए, थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे फोकस करो। जब मैंने लिखा कि C = F लेमडा या V = F, देखो देखो C भी प्रकाश की लाइट है, लेकिन ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, हम B से भी रिप्रेजेंट करते हैं और C से भी। तो मैंने कहा V = F लेमडा। F क्या है? कांस्टेंट है। F क्या है बेटा? कांस्टेंट है। अगर F कांस्टेंट है तो लेमडा क्या है? वेरिएबल है। लेमडा क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये होता है
कोई चीज़ें वैरी कर रही हैं। मतलब अब जैसे x लिखा है तो x की कोई वैल्यू रख सकते हो 1 2 3। इसका मतलब ये है कि जो प्रकाश के जो 7 रंग हैं उनकी अलग-अलग तरंगदैर्ध्य है। जिसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा उसकी प्रकाश की चाल ज़्यादा, उसमें पौधे अपना भोजन ज़्यादा बनाएंगे। इसका मतलब है प्रकाश संश्लेषण की दर वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ, एक चीज़ ये भी याद रखना कि ये तरंगदैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। आप इसको, हालांकि ये यहाँ का पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर प्रकाश संश्लेषण आपसे पूछेगा किस रंग में ज्यादा हो रहा है तो आप इससे बता सकते हैं कि तरंगदैर्ध्य का बढ़ता क्रम जिसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा। अब यहां से देखो, फिर से लिख देता हूं मैं, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। एफ कांस्टेंट है, इसका मतलब इससे फोकस नहीं करना है। जब इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि प्रकाश की जो चाल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, तरंगदैर्ध्य के। इसका मतलब लेमडा बढ़ेगा तो v बढ़ेगा, तो लेमडा बढ़ेगा तो v बढ़ेगा। इसका मतलब तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा किसकी, इसकी है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसकी है, लाल की है। इसीलिए लाल प्रकाश में पौधे सबसे ज्यादा भोजन बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भाव, ठीक है, तो बस एक मिनट। तो आज हमारा यहाँ तक ही रहेगा सफ़र। आगे फिर हम आपसे मिलेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा होगा तब भी बताइएगा। ठीक है, प्रयास पूरा रहा है कि आपको जो भी कंटेंट दिया गया है बिल्कुल वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। इसलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।